सोच, आपकी आवाज। खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 5वें कल्याण मंडपम का आज लोकार्पण किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ इसका लोकार्पण करेंगे। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए यह बड़ी राहत मानी जा रही है। कम खर्च में विवाह, सामाजिक कार्यक्रम की इसमें सुविधा होगी। स्थानीय स्तर पर भी सामुदायिक सुविधाएं बढ़ेंगी। सरकार की जन कल्याणकारी पहल को अब एक विस्तार मिलने वाला है। तो आपको बता दें, आज उत्तर प्रदेश में 5वें कल्याण मंडपम का लोकार्पण किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होकर मंडपम का उद्घाटन करेंगे। ये कल्याण मंडपम विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ताकि वो कम खर्च में विवाह और अन्य सामाजिक कार्यक्रम आयोजित कर सके। इस पहल से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। साथ ही स्थानीय स्तर पर सामुदायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का उद्देश्य सामाजिक समरसता और जन सुविधाओं को मजबूत करना है। तो 5वें कल्याण मंडपम का आज लोकार्पण किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ जो है इसका लोकार्पण करेंगे। गरीब और मध्यम परिवारों के लिए ये बड़ी राहत मानी जा रही है। तो मध्यम वर्गों के लिए और गरीब परिवारों के लिए सरकार की तरफ से ये बड़ी पहल है। आज 5वें कल्याण मंडपम का लोकार्पण जो है सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। तो कम खर्च में विवाह जैसे कार्यक्रम जो है वो संपन्न होंगे। स्थानीय स्तर पर भी सामुदायिक सुविधाएं जो है इस कल्याण मंडपम की वजह से बढ़ेंगी। सरकार की जन कल्याणकारी पहल को अब और भी विस्तार मिलेगा। तो आज 5वें कल्याण मंडपम का लोकार्पण जो है सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो करने वाले हैं। मध्यम और गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत मानी जा सकती है। बहुत ऐसे सामुदायिक कार्यक्रम होते हैं जिन्हें करने में खर्च आता है, और इस खर्च को कम करने के उद्देश्य से सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से ये बड़ी पहल की जा रही है। स्थानीय स्तर पर अब सामुदायिक सुविधाएं बढ़ेंगी। देखिए, यहाँ पे काफी टाइम से मंडपम तैयार है और इसका इनॉग्रेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रस्तावित है। तो उसी की तैयारी को देखते हुए और कितना वर्क कंप्लीट हुआ है इसको देखते हुए निरीक्षण किया गया है। मोस्ट प्रोबेबली कल माननीय मुख्यमंत्री जी जनपद में आएंगे तो उनके द्वारा इसका लोकार्पण होगा। तो सभी तैयारियां पूर्ण है और बाकी और भी प्रोग्रामों के साथ यहाँ पे भी मुख्यमंत्री जी का आगमन प्रस्तावित है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अविमुक्तेश्वरानंद पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता। शंकराचार्य का पद बहुत सम्मानित होता है। समाजवादी पार्टी ने शंकराचार्य पर लाठीचार्ज क्यों कराया, ये सवाल उठाए। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता। शंकराचार्य का पद जो है अत्यंत सम्मानित और परंपराओं से जुड़ा होता है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए सवाल किया कि आखिर शंकराचार्य पर लाठीचार्ज क्यों कराया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि सनातन परंपरा और संत समाज का सम्मान सर्वोपरि है। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में फिर से बयानबाजी तेज हो गई है और मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है। तो आपको बता दें, अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता, क्योंकि शंकराचार्य का जो पद है वो बेहद सम्मानित पद होता है। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि अगर शंकराचार्य इतने महत्वपूर्ण है तो उन पर लाठीचार्ज जो है क्यों करवाया गया था। तो आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल जो है वो तेज हो गई है। जिस पीठ के लिए जो योग्य पात्र होगा उसका मन, उसका भाष्य, आज की भाषा में आप कह सकते हैं थीसिस, वह विद्वत परिषद के द्वारा अप्रूव की हुई, उसके द्वारा आदेश और फिर उस परंपरा के द्वारा उसको मान्य किया गया। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में?
क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं? 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर एग्जिट गेट है जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके। उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। आज बीजेपी कोर की कमेटी की अहम बैठक होने वाली है। आपको बता दें, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है ये बैठक लेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सभी मंत्री और वरिष्ठ नेता जो है इस बैठक में शामिल होंगे। संगठन और सरकार के समन्वय पर चर्चा की जाएगी। आगामी रणनीति पर भी अहम फैसला हो सकता है। तो आज बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक होने वाली है। ये बैठक पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा के संरक्षण में होगा और आपको बता दें इस बैठक में सीएम धामी जो है वो मौजूद रहेंगे। कई अहम फैसलों पर आज चर्चा हो सकती है। रणनीति कैसे बनाया जाए आगामी चुनाव को लेकर, इस पर भी बातचीत हो सकती है। तो आयोजित होने वाले इस बैठक में संगठन और सरकार से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता पूर्व बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इस बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत राज्य सरकार के सभी मंत्री और वरिष्ठ पदाधिकारी जो है वो शामिल होंगे। वही सूत्रों के अनुसार आगामी चुनावी रणनीति, संगठनात्मक मजबूती और विकास कार्यों की समीक्षा जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। सरकार और संगठन के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जा सके, उस पर भी जोर दिया जाएगा। आपको बता दें बैठक को राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। तो आपको बता दें आज बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। बैठक जो है काफी अहम मानी जा रही है। आपको बता दें बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें सभी मंत्री और वरिष्ठ नेता जो है वो शामिल होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें आने वाले चुनाव को लेकर, यानी आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर इस पर चर्चा की जाएगी। संगठन और सरकार के बीच कैसे कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, इस पर भी आज चर्चा हो सकती है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल किया गया है। 16 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर कर दिया गया है। आपको बता दें निवेदिता कुकरेती आईजी एसडीआरएफ बनी है। वहीं प्रमेंद्र डोभाल देहरादून के एसएसपी बनाए गए हैं। अजय सिंह की बात की जाए तो अजय सिंह एसएसपी एसटीएफ बनाए गए हैं। वहीं नवनीत सिंह हरिद्वार एसएसपी बने हैं। अजय गणपति एसएसपी उधम सिंह नगर के बनाए गए हैं। वहीं प्रदीप राय एसपी सीबीसीआईडी बनाए गए हैं। 4 पीपीएस अफसरों का भी तबादला किया गया है। तो उत्तराखंड पुलिस में ये बड़ा फेरबदल जो है वो देखने को मिला है। कई अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारियां जो है वो सौंपी गई है। प्रवेंद्र डोभाल की बात की जाए तो उन्हें देहरादून का एसएसपी बनाया गया है। इसके अलावा बहुत ऐसे आईपीएस है जिनके तबादले किए गए हैं। अजय सिंह को एसटीएफ एसएसपी बनाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। अब रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। आपको बता दें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर वार देखने को मिला है। आतंकवादियों का समर्थन करने वाले सीएम रहे हैं। तो आपको बता दें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यह बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर कहा है आतंकवादियों का समर्थन करने वाले सीएम रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने आतंकियों के मुकदमे वापस लिए। अखिलेश की सरकार में जिला और थाना गुंडे चलाते थे। तो केशव प्रसाद मौर्य का यह बड़ा बयान जो है वो सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर अखिलेश यादव पर यह आरोप लगाए हैं कि अखिलेश यादव ने आतंकियों के मुकदमे वापस लिए हैं। अखिलेश की सरकार में जिला और थाना गुंडे चलाते थे। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। जो आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लिए, मैं उनको क्या कहूँ कि वो आतंकवादियों के समर्थक मुख्यमंत्री रहे। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति किया, उन्होंने पिछड़ों दलितों का दमन करवाने का काम किया, उन्होंने भर्तियों में भ्रष्टाचार करने का काम किया, जमीनों पर कब्जा करवाने का काम किया, थाने गुंडे चलाते थे, पुलिस नहीं चलाती थी, जिले को उनके विधायक सांसद जो माफिया किस्म के थे वो चलाते थे। कभी जिला का जिला अधिकारी जिले को नहीं चला पाया, जिले का कप्तान जिला नहीं चला पाया, थाने का थानेदार, तहसील का एसडीएम कभी
तहसील और थानों को नहीं चला पाया। तो ऐसी अराजकता उत्तर प्रदेश को स्वीकार नहीं थी, इसलिए समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंका। पहली बार हम लोग जीते, दूसरी बार जीते, तीसरी बार 27 को फिर जीते। जो आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लिए, मैं उनको क्या अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अलीगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, अलीगढ़ में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और निरंजनी अखाड़ा की महामंडलेश्वर साध्वी निरंजन ज्योति ने अपना विवादित बयान दिया है। टप्पल इलाके के एक निजी होटल में पहुंची साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि देश में लुटेरे बाबर के नाम से मस्जिद स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ये मस्जिद बनाना गलत नहीं है, लेकिन यदि बनानी है तो देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से बनाई जाए। उन्होंने ये भी कहा कि देश के लोगों को चढ़ाने के लिए बनी मस्जिद स्वीकार्य नहीं की जाएगी। अपने बयान में उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर ऐसी मस्जिद बनेगी तो उसका हश्र भी वैसा ही होगा जैसे अयोध्या में हुआ था। फिलहाल उनके इस बयान से सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। देखिए, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन देश के लुटेरे बाबर के नाम से देश में मस्जिद स्वीकार नहीं होगी। मस्जिद बनाना है तो डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम से बनाइए। देश की आज़ादी में जिन्होंने अपने प्राणों को निछावर किया है उनके नाम से बनाइए। मस्जिद बनाना कोई गलत नहीं है, लेकिन देश के समाज के भारतीयों को चिढ़ाने के लिए बाबरी मस्जिद बनाना यह स्वीकार नहीं होगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मैनपुरी में हिंदू सम्मेलन में सदगुरु रितेश्वर महाराज पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जमियत उलेमा ए हिंद के बयान पर कहा कि देश के सभी 140 करोड़ लोग सनातनी और हिंदू हैं। केवल देश के लोगों की पूजा पद्धति बदली है, हमारे पूर्वज एक ही हैं। तो मैनपुरी पहुंचे रितेश्वर महाराज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 140 करोड़ लोग सनातनी और हिंदू हैं, हमारे पूर्वज जो हैं एक ही रहे हैं। भारत की जीवन पद्धति हिंदुत्व की है। 140 करोड़ भारतीय ही सनातनी और हिंदू हैं। हमारी संस्कृति एक है, लेकिन किसी कारणवश कुछ पूजा पद्धतियां अलग हुई हैं और हमारे यहाँ भी विभिन्न वर्गों में ऊंच नीचों में बंटकर हम कमजोर हुए। तो जब राष्ट्र मजबूत होता है तो हर व्यक्ति भी मजबूत होता है। इसके लिए हिंदुओं को संगठित होने की जरूरत है और हम चाहे साधु हों, संत हों, आप पत्रकार हों, कोई टीचर हो, वास्तव में हम सब इस राष्ट्र में वास करते हैं, तो इसे मजबूत करना हमारा पहला धर्म है। उसी धर्म का निर्वाह करने। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। चांडिल्य प्रखंड के सैकड़ों दिहाड़ी मजदूरों के लिए खनन विभाग की हालिया कार्रवाई के बाद रोजगार संकट खड़ा हो गया है। पत्थर खदानों, क्रशरों के बंद होने से मजदूरों को रोजी रोटी छिन गई है। मजदूरों ने प्रदर्शन कर जिला प्रशासन से वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करने की मांग की है। आपको बता दें, प्रदर्शन के दौरान मजदूरों का आरोप था कि शहर बेड़ा निवासी विजय तंतुबाई की शिकायत के बाद से प्रशासन ने खदानों पर कार्रवाई तेज कर दी, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया। मजदूरों ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है, नहीं तो वो फिर से प्रदर्शन करेंगे। ভাইয়ের ঘর আছে আনছি কেসার জাম করে নিয়েছে আমাদের কোনোই নাই কে খরচাপাতি কিছু নাই কাম দাম কিছু নাই তোমরা কি খাবো ছোট ছোট ছাড়া আছে আমাদের खेत बाड़ी नहीं के चासी बासी नहीं के किचू नहीं के। आसपास के ग्रामीण लोग हैं, लोग द्वारा शिकायत किया जा रहा है कि यहीं का स्थानीय एक है विजय तंतुबाई करके, कोई कहीं कहीं शिकायत करवा करके क्रेशो साथी हो गया, उसी से हम लोग का रोजी रोटी चलता है। इसी संबंध में लोग अथी किया, हम आश्वासन दिए, ठीक हम लोग देखते हैं, जांच पड़ताल करते हैं क्या কেসারবাদী বন্ধ হইলে তো আমরা খাবার দুবার আমরা কোথায় পাবো? জ্বর অসুখের জন্য খাবার দুবার চানা পোনা ছোট ছোট আছে, এখন কি করে আমরা কি করে খাবো? अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हजारीबाग नगर निगम चुनाव में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार सुदेश कुमार पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। आपको बता दें, चुनावी प्रचार के दौरान उन्होंने पार्टी के चिन्ह का उपयोग किया, जो कि आदर्श आचार संहिता के खिलाफ है। सुदेश कुमार ने संकल्प पत्र जारी करते समय पार्टी के चिन्ह और पोस्टर का उपयोग किया, जिससे नियमों का उल्लंघन हुआ।
इस पर उन्होंने स्वीकार किया कि गलती हुई है, लेकिन भविष्य में ऐसा न करने की बात कही है। सांसद मनीष जायसवाल ने सुदेश कुमार का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें पार्टी का पूरा सहयोग मिल रहा है। कार्यालय है और भाजपा समर्थित उम्मीदवार जैसे मैं हूँ, वैसे ही दूसरे पार्टियां अभी जो बताया सांसद पार्टियां भी ओपन से लिख रहे हैं कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी, चाहे अन्य जो भी प्रत्याशी हो। अब चूंकि उनको मैंने यहाँ पे है कि भाजपा समर्थित उम्मीदवार है, तो हमारा भाजपा के लोग जो हम लोग के साथ जुड़े, और मैं खुद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ, वर्षों से भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ, तो नेचुरली है कि भाजपा के लोग हमको समर्थन देंगे। लेकिन चिन्ह है सर, यहाँ पर भाजपा का चिन्ह आचार संहिता उल्लंघन तो है। ये चिन्ह है विधायक, आगे आप देखिए जो बैन लगा हुआ है पोस्टर, उसमें कोई चिन्ह नहीं है। पीछे चूंकि विधायक का कार्यालय है, इसलिए उसमें आ गया होगा थोड़ा सा घोषणा पत्र। अगर वो जीतते हैं तो क्या क्या काम करेंगे, इसका एक झलक उन्होंने इस घोषणा पत्र में कोई हाई चीज नहीं है, जैसे वो ऐसा चीज जो कि कोई आदमी बोलने कर नहीं सकता है। आप लोग और भी लोग को देख रहे हैं कि ऐसी ऐसी बातें आ रही है जो डोमेन में नहीं है, जो नगर निगम के डोमेन में नहीं जाता, वैसी बातें भी लोगों ने लिखी है। तो सुदेश जी ने अगला जो अफवाह में प्रस्तुत किया है, और नगर का जो नगर की जो सरकार होती है वो बहुत बहुत सरकार है, इसलिए यहाँ का जीना मरना, जो रोज का जो जीना मरना है, वो नगर निगम से तय होता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जमशेदपुर में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में रेलवे सुरक्षा बल को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, ऑपरेशन नारकोस के तहत की गई कार्रवाई में 16 किलो अवैध गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बरामद गांजा की अनुमानित कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। रेलवे सुरक्षा बल के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त पी शंकर कुटी के निर्देश पर आरपीएफ उड़न दस्ता दल की टीम ने विशेष जांच अभियान चलाया। इसी दौरान संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। तलाशी लेने पर उनके पास से कुल 16 किलो अवैध गांजा बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर के। जमशेदपुर के साकची थाना क्षेत्र स्थित जंक्शन रेस्टोरेंट में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार आग किचन में गैस चूल्हे के पास लगी, जिसके बाद धुआं उठता देख कर्मचारियों ने तुरंत दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि किचन का कुछ सामान जलकर क्षतिग्रस्त हो गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर रामगढ़ थाना क्षेत्र से है, जहां चिट्टूपालू घाटी में ट्रक और ट्रेलर के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसा उस समय हुआ जब 2 वाहनों जो हैं वो रांची की ओर से आ रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पीछे से जोरदार टक्कर लगने के बाद ट्रक में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि ट्रक चालक बाहर नहीं निकल सका और जिंदा जलने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद रामगढ़ रांची मार्ग पर करीब 2 घंटे तक यातायात बाधित रहा। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। आगरा के थाना एकता क्षेत्र के गांव लौधवी में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां पत्नी ने अपने देवर के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पत्नी और देवर के बीच प्रेम संबंध थे, जिनकी जानकारी पति को हो गई थी और इसी बात को लेकर दोनों में साजिश रची और 10 फरवरी को पति की तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी गई। वारदात को छुपाने के लिए जल्दबाजी में अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने आरोपी पत्नी और देवर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हत्या में इस्तेमाल तकिया भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है। दिनांक 12 फरवरी 2026 को थाना एकता क्षेत्र में एक गांव है लोधे, वहां से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में 2 दिन पूर्व मृत्यु हुई थी और उनका संदेह था कि मृतक की पत्नी ने ही
मृतक को मार डाला है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची और महिला से पूछताछ के क्रम में उसके द्वारा ये बताया गया कि उसका पति के साथ कुछ विवाद चल रहा था और चचेरे देवर के साथ कुछ अवैध संबंध का भी मामला था। इसी बात को लेकर के पति पत्नी में विवाद रहता था। 10 फरवरी की भोर में चचेरे देवर के साथ मिलकर उसने पति को तकिया मुंह पे रख करके और मार डाला था और उसके बाद शक न हो इसलिए फांसी का फंदा अपनी साड़ी से बना करके पंखे पे पति को लटका दिया गया था और 4 बजे के लगभग घर वालों को और आस पड़ोस को सूचना दिया गया था कि मृतक द्वारा सुसाइड करके अपनी जान दे दी गई है। आनन फानन में घर वालों द्वारा युवक का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। फिर बाद में उनको कुछ शंका हुई, उस संदेह के आधार पर उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जिसमें पूछताछ में ये तथ्य प्रकाश में आया, जिसमें तत्काल महिला को गिरफ्तार किया गया तथा उसके चचेरे देवर को भी कल रात में गिरफ्तार कर लिया गया है तथा दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में माननीय न्यायालय के समक्ष। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।